सुबह सुबह अंकुर कॉफ़ी पी रहा था। तभी माँ और पापा उसके कमरे में आ गए और एक लड़की का फोटो उसके सामने रख दिए। अंकुर ने माँ से कहा, माँ ये क्या है? अंजलि जी बोली, इस लड़की को देखो बेटा, अच्छे घर की है, शहर में पली बड़ी है, पढ़ी लिखी भी है, जॉब भी कर सकती है, पर रंग देखो, वो तुझसे थोड़ा दबा लग रहा है। निशा नाम है उसका। एक बार फोटो देख लो, फिर उसको एक बार इनडायरेक्ट भी देख लेना। समझ आए तो ठीक है, वरना वहीं से बैग खोल लिया जाएगा। एक बार फोटो घर वालों को भी दिखा लूं। घर पे फोटो देखकर बस सब बताएंगे कि लड़की दिखने में भोली दिखती है या चालाक। फिर उसके आस पड़ोस से पता भी करवा लिया जाएगा। अंकुर ने माँ से कहा, मैंने अब के पहले भी 15 से 20 सुंदर लड़कियों का फोटो और बायोडाटा देखा भी है और पढ़ा भी है। लगभग सबका ही मैच करता है, तो नया क्या है? कहीं ऐसी वैसी हुई तो जीवन भर की सिरदर्दी। दरअसल हर लड़के की माँ ये हमेशा ही भूल जाती है कि वो भी एक औरत ही है। उसने भी वो सब फेस किया था। बस बेटे के मुंह में अंधी। किसी भी माँ को अपने बेटे से सुंदर और सर्वगुण संपन्न कोई नहीं लगता। इसी चक्कर में अंजलि जी अपने राजकुमार अंकुर के लिए एक परफेक्ट बहू की तलाश कर रही थी। उन्हें खानदानी बहू चाहिए थी अपने बेटे अंकुर के लिए, और साथ ही बहू के भरपूर दहेज भी। शाम तक अंजलि भी पूरे परिवार को निशा की फोटो दिखा देती है। किसी को आंखें छोटी, तो किसी को लंबाई कम, तो किसी को थोड़ा मोटी, तो किसी को निशा का होठ मोटा लग रहा था। घर के सभी सदस्य अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे थे। अंजलि जी लगातार फोन पे लगी हुई थी। रात तक निशा के पापा का फोन आता है। अंकुर के पापा जी थोड़ा निराश मन से रोब दिखाते हुए बात करते हैं और निशा के पापा को आश्वासन देती है, कल तक कुछ बता देने का आश्वासन। निशा बहुत ही सुलझी हुई, समझदार और हंसमुख लड़की है। कभी भी वो किसी भी बात को मन से नहीं लगाती थी। उसे बस खुद के नाप तोल वाली बात बहुत बुरी लगती थी। वो फिर भी माता पिता की खुशी के लिए कुछ नहीं बोलती थी, बस घुटन सा महसूस करती थी। उसे बस यही लगता था कि आखिर क्यों। इसका जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। अगली सुबह निशा के पापा 8,000 रुपये निकाल कर 2500 का फल और मिठाई और एक गाड़ी बुक कर अंकुर के घर के लिए निकल जाती हैं। ये सोचकर कि अगर रिश्ता पक्का हो गया तो शगुन भी लगे हाथ समधी जी को भी दे आएंगे। राधे श्याम जी अंकुर के घर पे पहुंचते हैं। एक व्यक्ति कमरे का दरवाज़ा खोलता है। उन्हें नमस्कार कर वो कमरे में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले राधे श्याम जी हाथ में लिया हुआ सामान मेज पर रख देते हैं। अब चुपचाप सोफे पर बैठ जाते हैं। फिर अंकुर के पिताजी आते हैं। वो भी सामने बैठ जाते हैं और सेकी बखारना शुरू कर देते हैं। राधे श्याम जी हाँ हाँ करते जाते हैं। सामने से अंजलि जी भी आ जाती हैं। अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताने लगती हैं। अंजलि जी और विनय जी दोनों की बातें सुनकर राधे श्याम जी मन में खुश हो रहे थे कि उनकी बेटी इतने अच्छे खानदान में जाने वाली है। एक बात तो है, अगर किसी को भगवान लड़का दे, ऊपर से अगर वो लड़का लायक बन जाए, फिर तो भाव और ताव सबके खुद ब खुद ही बढ़ जाती है। फिर चाहे जो भी लड़के में कमी हो, वो एक लड़की के पिता की नज़र में वो दुनिया का सबसे काबिल और महान इंसान बन जाता है। विनय जी बोले, निशा का बायोडाटा और फोटो घर पे सब लोगों ने देखी, सबको ठीक ही लगी। बायोडाटा भी अच्छा है, जॉब भी कर लेगी, पर मेरे अंकुर के लिए मैंने इससे अच्छे रिश्ते भी रिजेक्ट किए हैं। बहुत सी लड़की तो सरकारी नौकरी वाली थी, पर मेरे अंकुर से परफेक्ट मैच नहीं था।
इतना कहते ही राधे श्याम जी के लिए चाय नाश्ता आ जाता है। विनय जी बोलते हैं, ये मिठाई खाइए, शहर के सबसे महंगे दुकान की है। राधे श्याम जी पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पानी पी लेते हैं और चाय पीते ही घर के खान पान का अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब राधे श्याम जी अपनी बात शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि आपका बेटा लायक है, इसीलिए तो हम रिश्ता लेकर आए हैं। मेरी बेटी निशा भी पढ़ी लिखी है, सब काम में परफेक्ट है। भले ही आपके बेटे से मैच ना हो, पर किसी एक की ही परफेक्ट मैच बनेगी। शकल से बहुत सुंदर नहीं है, पर शब्दों की और बुद्धि की वास्तविक सुंदरता भगवान ने उसे दिया है। रही बात आपने अपने अंकुर के लिए 15 से 20 को क्यों रिजेक्ट किया, ये तो नहीं पता, पर मेरी निशा को मैं खुद ही आपके लिस्ट से हटा लूँगा, ताकि उसे ये कभी ना लगे कि वो रिजेक्ट की गई है, बल्कि उसे ये लगे कि उसके पिता की अपनी बेटी के लिए सही घर की तलाश अभी थोड़ी और बाकी है। ये कहकर राधे श्याम जी उठने लगते हैं। तभी दरवाजे पर अंकुर खड़ा सारी बातें सुन लेता है। अंदर आकर वो राधे श्याम जी को रोकता है और सामने से निशा से मिलने का आश्वासन देता है। वो भी बस इसीलिए कि वो निशा के पिता के बताए अनुसार कैसी दिखती है, वो खुद देखना चाहता है। अंकुर के मिले आश्वासन से राधे श्याम जी के मन को खुशी नहीं मिलती है, बल्कि एक और आघात लगता है। फिर पीछे से अंकुर की माँ अंजलि जी बोल पड़ती है, अगर सामने से पसंद नहीं आई तो क्या करोगे तुम? अंकुर बोलता है, तब जो आप लोगों को ठीक लगे। राधे श्याम जी विनम्र भाव से बोलती है, कृपया आप अपने अंकुर के लिए परफेक्ट मैच की तलाश जारी रखें। मेरी निशा के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ना ही वो इस घर के लिए और ना ही वो आपके लिए परफेक्ट मैच है। ये कहकर राधे श्याम जी कमरे से बाहर जाने लगते हैं। फिर उन्हें कुछ याद आता है। वो पीछे मुड़ के वापस आते हैं। अंजलि जी सोफे पर ही बैठी रहती हैं। राधे श्याम जी अपनी निशा का बायोडाटा और फोटो वापस मांगते हैं। अंजलि जी गुस्से में हो जाती है। निशा का बायोडाटा और उसकी फ़ोटो लेकर वापस आती है और उसको मेज पर पटक देती है। राधे श्याम जी वो बहुमूल्य बेशकीमती बायोडाटा को उठाकर अपने हथेली से साफ करते हुए अपने निशा की फ़ोटो को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर बड़े ही गर्व से कमरे से बाहर निकल आती है। घर से निशा की माँ का हाथ बार बार फ़ोन पे जाकर वापस से रुक जाता है। वो सोचती है अभी बात हो रही होगी। निशा की छोटी बहन दीपा से बार बार समय पूछती है। दीपा समय बताकर थक चुकी होती है और चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। पर निशा की माँ के मन की बात तो वही समझ सकता है जिसको भगवान ने लड़कियां दी होगी। वो मन में ना जाने कितनी मन्नत मांग ली थी निशा की शादी को लेकर। वो बस यही जानती थी। गाड़ी की आवाज़ आती है। निशा की माँ भावना जी टकटकी लगाए बैठी थी। झट से कमरे के बाहर आ जाती है। निशा के पापा राधे श्याम जी गाड़ी वाले को 900 रुपये देकर उतर जाते हैं। एक पिता को अपनी बेटी का रिश्ता देखने भर जाने के लिए 4000 से 5000 तो खर्च करना ही पड़ता है, चाहे रिश्ता हो या ना हो। इतना पैसा तो बस फॉर्मेलिटी में ही खर्च हो जाता है। राधे श्याम जी घर के अंदर बिना कुछ बोले आ जाते हैं। सबसे पहले निशा के बारे में पूछते हैं। भावना जी बताती है कि निशा किसी काम से बाहर गई है,
1 घंटे में वापस लौट आएगी। फिर भावना जी रिश्ते के बारे में पूछती है। राधे श्याम जी के कुछ ना बोलने पर वो पानी लेने अंदर जाती हैं। पानी देते हुए राधे श्याम जी पूरी बात भावना जी को बताते हैं। राधे श्याम जी बताते हैं कि उन्हें अपने बेटे के लिए उसके साथ चलने वाले हमसफ़र की नहीं बल्कि नाप तोल वाली बहू चाहिए। उनके लिए निशा के काबिलियत का कोई महत्व नहीं है। अंकुर के मन में मुझे लड़कियों के लिए कोई सम्मान नहीं दिखा। उन्हें परिवार में अपनी निशा का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। मैंने सामने से अपनी निशा को दिखाने को मना कर दिया। मैं अपनी बेटी के आत्मविश्वास को कभी भी कम नहीं होने दूंगा। निशा अपना काम खत्म कर जब घर लौटी तो उसकी छोटी बहन दीपा उसके लिए चाय नाश्ता लेके आती है। निशा को घर का माहौल देखकर समझ आ जाता है कि उसके पापा का 5000 डूब गया। उसे तो बस इस बात का मलाल था कि शाम को दिया जलाकर वो किचन में कुछ अच्छा बनाने चली जाती है। निशा के हंसमुख स्वभाव से उसके माता पिता को भी बहुत खुश रहते हैं। निशा मन ही मन खुश हो जाती है कि उसे अपनी तैयारी करने का एक और मौका मिला। इधर अंकुर अपने कमरे में चला जाता है। अंजलि जी और विनय जी अपने रिश्तेदार के घर शादी में चले जाती हैं। अंकुर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, तभी उसे राधे श्याम जी की कही बात याद आने लगी। वो काम बंद कर सोचने लगा। पता नहीं क्यों उसके सामने निशा की वो हल्की बेफिक्र मुस्कान वाली फ़ोटो घूमने लगी। वो खुद के चेंज के लिए बाहर चला गया, अपने दोस्त के घर गया, उसे लेकर मूवी देखने चला गया। रात को खाना खाकर जब लौटा तो विनय जी और अंजलि जी दोनों राधे श्याम जी की बुराई कर रहे थे। अंजलि जी बोल रही थी, कितना घमंड भरा था राधे श्याम जी में। विनय जी बोले, ये मिडिल क्लास के लोगों में यही तो दिक्कत होती है। बिना देखे कोई कैसे शादी के लिए हाँ बोल सकता है। बिठाए रखे अपनी बेटी को। जब बेटी के पिता झुकना ही नहीं जानते तो आगे कैसे रिश्ता चलाते। अपने माता पिता की ये बात अंकुर को ठीक नहीं लगी। फिर भी वो सोने चला गया। अंकुर सोने तो चला जाता है पर उसकी आंखों से नींद नहीं आती। वो बार बार सोने की कोशिश करता है पर उसे पता नहीं क्यों राधे श्याम जी की बात याद आ जाती है। अंकुर को राधे श्याम जी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान लग रहे थे। फिर धीरे धीरे उसके सामने उन सारी लड़कियों का बायोडाटा याद आने लगा जिसका उसके और उसके परिवार ने रिजेक्ट किया था। ये सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता भी नहीं चला। अगली सुबह राधे श्याम जी दफ्तर के लिए निकल गए। भावना जी काम में व्यस्त थी। दीपा स्कूल के लिए निकल गई। घर में निशा भी माँ का हाथ बटा रही थी। वो काम जल्दी से ख़त्म करके अपनी सहेली के साथ उसके काम से जाना था। उसकी सहेली नेहा उसके बचपन की सहेली है। वो माँ से पूछी और काम के लिए निकल गई। अगली सुबह अंकुर को भी उठने में देरी हो जाती है। वो जल्दी से उठता है, नहाकर बिना नाश्ते के लंच लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी अंजलि जी पीछे से आवाज़ देती है, क्या हुआ, मुझसे बिना मिले ही ऑफिस जा रहे हो। वो माँ को बोलता है, आज देरी हो गई है इसीलिए बिना मिले ही जा रहा हूँ। नींद भी पूरी नहीं हुई है, बहुत थकान सी लग रही है। अंजलि जी बोलती है, छुट्टी ले लो, आज आराम कर लो। अंकुर बोलता है कि आज ऑफिस में काम ज़्यादा है तो जाना ज़रूरी है। बैंक पहुंचकर वो काम शुरू कर देता है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण जल्दी से काम में लग जाता है। बैंक की कतार देखकर अंकुर घबरा जाता है। एक तो उसे चिड़चिड़ापन हो रहा था, ऊपर से नींद भी आ रही थी। पास में पड़े पानी की बोतल उठाकर
वो आंखों पर छींटा मारता है, फिर चपरासी से एक कप कड़क चाय के लिए बोलता है। अपनी सहेली नेहा को लेकर निशा उसके बैंक पहुंच गई। दोनों सहेलियां लाइन में लग गई। निशा को पता नहीं था कि ये वही बैंक है जिसमें अंकुर काम करता है, क्योंकि नियम के अनुसार लड़की का ही बायोडाटा और फोटो लड़के के घर जाती है। लड़की वालों को ये हक ही नहीं कि बिना बात पक्की किए हुए वो लड़के वालों से लड़की की फ़ोटो भी मांगे। पर अंकुर ने निशा की फ़ोटो देखी थी। लाइन कम होती गई। निशा और नेहा भी काउंटर पर पहुंच गए। धूप ज़्यादा होने की वजह से दोनों ने दुपट्टे से मुंह ढका हुआ था। अंकुर भी काम में व्यस्त था। नेहा का काम नहीं हो पा रहा था। अंकुर ने कई बार कोशिश की, पर सर्वर ही धीरे चल रहा था, काम स्लो हो रहा था। अंकुर ने झुंझलाहट में आके नेहा को अगले दिन आने को कहा। निशा सामने से बोल उठी, सर थोड़ा समय देकर एक बार और कोशिश करिए, आज ही हो जाए तो इसको जल्दी है, इसके भाई का कागज बन जाएगा तो वो उसे पैसे आज ही भेज पाएगी। फिर क्या था, अंकुर गुस्सा कर बोला, आपको क्या लगता है मैडम मैं ही कंप्यूटर बन जाऊं? दिन भर घर में आराम करती होगी, मैं यहाँ दिन भर माथापच्ची करता हूँ। आपको एक बार बात समझ नहीं आती क्या? निशा भी कहाँ चुप रहने वाली थी, बोली, देखिए सर ये आपकी ड्यूटी है। बात आधी पे कटकर अंकुर बोला, तो आप मुझे ड्यूटी बताएगी? देखने से तो पूरी जाहिल ही दिखती हो, तभी तो सिस्टम ही नहीं पता किसी चीज़ का, फिर तो बात आगे ही बढ़ जाती है। नेहा बोलती है, जाने दो निशा, लड़ो मत, बैंक पे काम मेरा है। नेहा अंकुर से एक बार फिर चेक करने को कहती है, पर अंकुर का ईगो उसके सामने आ जाता है। वो साफ मना कर देता है। निशा गुस्से में बोलती है, आपको एक बार फिर चेक करना ही पड़ेगा। अंकुर बोलता है, नहीं करूँगा, जो करना है कर लो। तुम जैसी मिडिल क्लास की लड़कियां खुद को ओवर स्मार्ट समझती हो। निशा बैंक के दूसरे मैनेजर से बात करने के लिए चली जाती है। कभी कभी इंसान सही होके भी गलत हो जाता है। ऐसा निशा और अंकुर दोनों के साथ हुआ। करीब आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी नेहा का काम नहीं हुआ। निशा और नेहा दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर निशा ने देखा कि उसकी मम्मी फिर किसी से फ़ोन पे उसके रिश्ते के लिए कह रही होती है। निशा को बहुत ही बुरा लगता है। उसकी मम्मी का यूं सबसे निवेदन करना उसे बहुत बुरा लगता था। उसे महसूस होता है मानो लड़की होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है, खुद के लिए भी अपने परिवार के लिए भी। भावना जी की फ़ोन पे बात ख़त्म हुई तो निशा ने कहा, मम्मी आप क्यों परेशान होती हो? एक बार मेरी नौकरी लग जाए तो आप जहाँ चाहना शादी खोजना, दिन भर रिश्ता खोजना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शादी तो सबकी होनी ही है, तो इतना परेशान क्यों होना? इतना कहकर निशा खाना खाकर अपने कमरे में लेट गई। दीपा भी स्कूल से वापस आ गई। निशा के मन में सिर्फ एक ही बात थी, उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि जल्दी ही उसकी नौकरी लग जाए। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि जीवन के हर पड़ाव में हम अपने और अपने परिवार का हर तरीके से साथ दे सके। अब वो दीपा को खाना देती है, फिर आज की सारी बात दीपा को बताती है। दीपा बोलती है, दीदी उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी दी से ऐसे बोल रहा था, पता नहीं क्या उसको हमेशा की तरह दीपा भी उसे अपनी सारी बात बताती थी। कुछ समय बाद निशा अपने बैंक में फ़ोन करती है तो उसे पता चलता है कि दोपहर बाद सर्वर हर जगह का खराब था, किसी भी बैंक पे काम नहीं हो रहा था। वो फिर सोचने लग जाती है कि आज उसको हो क्या गया था। वो बैंक का कर्मचारी कितनी बदतमीजी से उससे बोल रहा था। आजकल तो उसका दिन ही खराब चल रहा है। दोपहर को निशा खाना खाने के बाद पढ़ाई करने बैठ गई। शाम को फिर उठकर छोटे बच्चों को
ट्यूशन पढ़ाने लगी। ट्यूशन पढ़ाकर चाय बनाने लगी। तब तक दीपा भी पढ़ने चली गई। उसकी मम्मी भी सब्जी लाने चली गई। निशा दिया जलाकर कुछ किचन का काम कर स्टडी टेबल पे बुक रखकर रात का खाना खाने चली गई। ये उसकी रोज की रूटीन थी। खाने के बाद थोड़ी देर दीपा को भी पढ़ाती थी। बिल्कुल सामान्य जीवन जीने वाला परिवार था उसका। ना किसी से लड़ाई ना झगड़ा, बल्कि आसपास के लोग भी तारीफ करते थे उसके परिवार की। अंकुर को घर लौटते देर हो गई। वो थका हुआ था। बहुत गुस्सा निकाला उसने ऑफिस में सब पर। आज का पूरा दिन ही खराब हो चुका था। ऊपर से उसके सिर का भयंकर दर्द, जिसके लिए उसने पेन किलर भी लेनी पड़ी। रात को मम्मी पापा के साथ डिनर किया, फिर लैपटॉप पे काम करने लग गया। जब इंसान को किसी चीज़ की कमी नहीं होती तो वो 100 बुराइयां ग्रहण करना चाहता है, पर उसमें वो सारी अच्छाइयाँ थी। खुद पे बहुत नियंत्रण था। उच्च वर्गीय परिवार में होने के कारण उसे अपने आगे कोई पसंद नहीं था। खुद पे बहुत घमंड था उसको। इसी कारण उसने एक अच्छी लड़की को बहुत पहले ही खो दिया था, जो उसके साथ क्लास में पढ़ती थी। उस समय उसने सारा दोष उस लड़की पे थोप दिया था, पर उसे जरा भी पछतावा नहीं था। वो स्वभाव से झक्की सा हो गया था। जब बैंक में उसकी जॉब लगी तो उसकी वो सबसे अच्छी दोस्त ने सबको अपनी तरफ से पार्टी भी दी थी। अंकुर के बुरे बर्ताव से उसकी बात बंद हो गई। कल अगर वो लड़की आएगी तो पक्का उसका काम नहीं करूँगा, बल्कि जानबूझकर और परेशान करूँगा। अंकुर सोच रहा था, कितनी जाहिल और सिरफिरी लड़की थी। ये कैसे कैसे लोग आते हैं जिन्हें हमें झेलना पड़ता है। दुपट्टे से मुंह ऐसे कवर की थी मानो कोई अप्सरा हो। थोड़ी देर रुककर फिर बोलता है कि अच्छा ही हुआ जो उसका चेहरा नहीं दिखा, नहीं तो मूड और भी खराब हो जाता। ये कहकर वो आराम से सो गया। अगली सुबह वो उठकर अच्छा महसूस कर रहा था। फ्रेश होकर कॉफ़ी पीने के बाद नहाने चला गया। माँ अंजलि जी भी आज बेटे के लिए खूब अच्छा नाश्ता बना रही थी, जो अंकुर को पसंद है। अंकुर को आलू का पराठा पसंदीदा नाश्ता था। वो जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करने लगा और थोड़ा पैक भी करवा लिया लंच के लिए। अभी नाश्ते के टेबल पे वो माँ से बात कर ही रहा था, तभी अंजलि जी एक सरकारी नौकरी वाली लड़की की फ़ोटो लाकर उसके सामने रख दी, जिसका नाम खुशी था। वह जॉब करती है। वो खुशी की फ़ोटो देखता है, उसे वो ज़्यादा इम्प्रेस होता है। वो बस इसीलिए क्योंकि वो जॉब वाली थी। ये बात स्वाभाविक ही है। अगर आप जॉब में हो तो हर कोई एडजस्ट करने की सोच ही लेता है, क्योंकि खुशी सरकारी नौकरी करती है। अंकुर अंजलि जी की बात सुनता है और खुशी की फ़ोटो गौर से देखता है। जो आपको ठीक लगे, घर पे भी सबको फ़ोटो दिखा लीजिए। ऐसा कहकर वो ऑफिस के लिए चला जाता है। इधर निशा भी सुबह उठती है। नेहा का फ़ोन आता है। 11 बजे तक बैंक चले चलते हैं। बस आज काम हो जाए, बस आज कोई झगड़ा मत करना। निशा गुस्से में बोलती है, तो तुम अकेले ही चली जाओ, मैं झगड़ालू हूँ तो मुझे साथ लेकर क्यों चलती हो। नेहा जानती थी कि निशा मन की बहुत साफ है। वो निशा से कहती है, अब झगड़ालू से ही पाला पड़ा है तो क्या करूँ, झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। फिर वो बैंक जाने के लिए निशा को मनाती है और निशा से घर वालों का हाल चाल पूछती है। निशा बोलती है मिलकर बताएगी। दोनों सहेलियां बैंक के लिए निकल जाती हैं। निशा के घर के थोड़ी ही दूरी पे निशा का घर है। दोनों सहेलियां कुछ दूर पैदल जाती हैं, फिर ऑटो कर लेती हैं। गर्मी का महीने में धूप बहुत तेज होती है। दोनों सहेलियां बैंक में पहुंचती हैं। सामने से अंकुर अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से उतर रहा होता है। गेट पे जैसे ही गाड़ी पार्क करके निकलता है, तभी उसके कार का फाटक टकरा जाता है। निशा के हाथ में लिया हुआ बैग नीचे गिर जाता है। अंकुर भाव में सनग्लासेस ठीक करते हुए बाहर निकल जाता है। निशा भी ना आव देखती है ना ताव।
कार के फाटक पे एक पैर मारकर अपने बैग से गिरे सामान को रखने लगती है। अंकुर अपनी गाड़ी को खुद से ज़्यादा प्यार करता था। वो मुड़कर देखा तो दोनों सहेलियां उसकी गाड़ी के पास ही थी। फिर अंकुर ने आगे बढ़कर पूछा, आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी पे पैर मारने की? नेहा तो बस अंकुर को देखे ही जा रही थी, पर उसे अपना काम ज़्यादा ज़रूरी दिख रहा था, तो दोनों ने उलझना ठीक नहीं समझा। दोनों तेजी से आगे बढ़ गई। अंकुर ने आगे बढ़कर दोनों को रोका। फिर से वही बात रिपीट की। निशा ने कहा, गलती आपकी है। कार का शीशा खोलते वक्त हमेशा आगे पीछे देखकर ही खोलना चाहिए। अगर बैग की जगह मैं होती या कोई और होता तो चोट लग जाती। कोशिश करिएगा आगे से ये गलती दोबारा ना हो। अंकुर तमतमाई आंखों से निशा को देखता है। उसे कल की आवाज़ समझ आ जाती है। निशा आज कुछ बोलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो सोचकर चली थी कि घर से बाहर तक कूल ही कूल रहेगी, तो बस अब गर्मी में बाहर पैदल चलने पे कौन कितना कूल रहता है। अंकुर ने तमतमाते हुए निशा से पूछा, तुम वही कल वाली लड़की हो ना, जो कल अपनी जाहिलियत की वजह से पूरा हंगामा फैला रखी थी? बैंक में सबका मूड खराब करके रख दिया था कल। तुम पूरी की पूरी पागल ही हो। तुम्हें बैंक में नहीं बल्कि डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। निशा से ये सब बर्दाश्त के बाहर था। वो बोली, आपको पैसे ने पागल बना दिया है। आपका इलाज तो डॉक्टर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पागलपन से खुद आपका ही आगे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये हाई सोसाइटी के लोग सबको नीचा दिखाने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। निशा गुस्से में गेट पे ही रुक जाती है। नेहा अपना काम करने अंदर चली जाती है। निशा अपने बैग से एक मंथली पत्रिका निकाल वहीं पढ़ने बैठ जाती है। गेट के किनारे पर एक पिलर पे बैठ के पेड़ के पास कुछ कुर्सी लगी थी। अंकुर भी बड़बड़ाते हुए अंदर चला जाता है। निशा अपने मुंह से दुपट्टा हटाती है और पानी की बोतल निकालती है। वो हमेशा से पानी की बोतल और एक मंथली पत्रिका अपने साथ जरूर रखती है। जब भी घर से बाहर निकलती है तब भी वो ऐसा ही करती है। कुछ ही देर में नेहा का फोन आता है। नेहा उसे धूप में बैठने से मना करती है और अंदर आने को कहती है। निशा नेहा को मना कर देती है। वो बोलती है, मैं नहीं चाहती आज तुम्हारा काम रुके, बल्कि तुम्हारा काम आज हो जाए। मैं यही ठीक हूँ, तुम काम करके ही वापस आना। नेहा का काम अंकुर ही करता है, तुरंत हो भी जाता है, क्योंकि आज सर्वर बहुत अच्छा चल रहा था। नेहा अंकुर को धन्यवाद देती है तो अंकुर प्यारी सी स्माइल के साथ वेलकम बोलता है। नेहा बोलती है कि आपको बाहर सॉरी बोलना चाहिए था, मेरी फ्रेंड की कोई गलती नहीं थी, अगर थी भी तो बस इतनी की वो थोड़ी स्वभाव से कड़क है, पर बोल बिल्कुल सही रही थी। और ये कहकर वो जाने लगती है। अंकुर को लगता है गलती उसकी ही थी, तो वो अचानक से नेहा को रोकता है और उससे कहता है, अपनी फ्रेंड को सॉरी बोल दीजिएगा मेरी तरफ से। ये कहकर अपने काम में लग जाता है। नेहा खुशी से बाहर जाती है और निशा से कहती है कि अंकुर सर ने तुम्हें सॉरी बोला है। निशा बोलती है, बात सॉरी की नहीं है, पर वो इंसान बहुत ही घमंडी है। मैं सही बोल रही थी, पर वो बहुत कुछ बोल गया, वो भी अपने ईगो में। खैर छोड़िए, बता तुम्हारा काम हो गया, अब आइसक्रीम खाकर ही घर चलेंगे। एकदम कूल नेहा समझ जाती है कि निशा आज सच में कूल नहीं है, बस वो कुछ भी हो हमेशा कूल ही दिखाती है। सबसे कड़क भी इसीलिए रहती है ताकि कोई उसकी वास्तविकता ना पहचाने। ये निशा की आंतरिक सुंदरता थी, जो बस वही समझ सकता है जो उसे बचपन से जानता है। निशा नेहा से बोलती है, तुम्हें उस खड़ूस मैनेजर का नाम कैसे पता चला? नेहा बोली, उनके ही एक सहकर्मी उन्हें बुला रहे थे तो मैंने सुन लिया था।
वैसे मैनेजर है, बहुत टैलेंटेड, ये बैंक में और लोग कह रहे थे। निशा उसकी बात को अनसुना कर दूसरी बात करने लगती है। नेहा ये जानती है कि जो बात निशा को अच्छी नहीं लगती वो उस बात को हमेशा अनसुना कर देती है। वो कॉलेज के टाइम में ऐसी ही थी, गलत चीज़ों से, गलत लोगों से खुद को दूर रखती थी। एकदम खुद में बिंदास रहने वाली लड़की, जैसी दिखती थी वैसी ही थी। बदलाव तो कभी सीखा ही नहीं और ना ही कभी चाहा। वास्तविकता से जीवन को जीना सीख लिया था। निशा नेहा को अपने रिश्ते वाली बात बताती है। वो कहती है कि ये हाई सोसाइटी के लोगों की सोच हम मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल अलग होती है। वो सारी बात नेहा को बताती हैं। निशा हमेशा से इस बात से ही खुश रहती है कि उसके माता पिता हमेशा से ही अपनी दोनों बेटियों की ढाल ही बने रहेंगे। फिर उसे चिंता ही किस बात की है। जो भी किस्मत में लिखा होता है हमेशा से वही होता है। तो ये माता पिता इतनी चिंता क्यों करते हैं? तुम तो जानती ही हो कि मैं अभी जॉब करना चाहती हूँ, पर अब ये लगने लगा कि कब तक जॉब मिलेगी, कहीं कुछ प्राइवेट ही देख लूँ। उसके मन में बहुत ही तूफान था, पर वो सब थामे थी। फिर नेहा भी उससे अपने घर की बात बताती हैं। दोनों सहेलियां अपने अपने घर पहुंचती हैं। अंकुर भी ऑफिस से आज घर जल्दी जाना था क्योंकि खुशी के माता पिता आने वाले थे।